नमस्कार। पेपर 8th B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम हम प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन किया था। शेष सिद्धांतों का अध्ययन आज हम करेंगे। नागरिकों के लिए समरूप व्यवहार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। अनुच्छेद आर्टिकल 44 के अंतर्गत 44 के अंतर्गत राज्य समस्त भारतीय क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समरूप व्यवहार संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समस्त देश के नागरिकों के लिए नियम समान होने चाहिए, वे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हों। इस प्रकार की समरूप व्यवहार संहिता राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी को दृढ़ और स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। आज भारत में अनेक व्यक्तिगत विधियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदू कोड और मुस्लिम कोड। इन समस्त व्यक्तिगत विधियों के स्थान पर एक राष्ट्रीय विधि होनी चाहिए जो समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू हो सके। आज के प्रगतिशील युग में समस्त देशों में समरूप संहिता का निर्माण हो रहा है। भारत में भी इस प्रकार की समरूप संहिताओं का निर्माण होना आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ होगी, परंतु खेद है कि अभी तक भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना नहीं हो सकी है। शिशुओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अनुच्छेद 45 यह घोषणा करता है, आर्टिकल 45, कि देश की राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए अंदर 14 वर्ष की आयु तक सभी शिशुओं के लिए निःशुल्क, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था से गरीब लोगों के बच्चे भी 8वीं श्रेणी तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय के बाद भारत में अशिक्षा का अंत हो सकेगा। जनसाधारण के स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के मादक पेयों को केवल दवा के अतिरिक्त प्रतिषेधित करें, ताकि देश में अच्छे, गुड और स्वस्थ नागरिक हों। जनसाधारण या स्वास्थ्य उसी समय उन्नत होना संभव है जबकि बेकारी की समस्या का समाधान हो जाए। भारत में आजकल बेकारी की भीषण समस्या है। आज राज्य को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, रोक लगानी चाहिए और मनोरंजन के लिए उचित साधन प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके। कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48 में
कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित उपबंध संकलित हैं। इस आर्टिकल के अनुसार राज्य नई वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन का संगठन करने का प्रयास करेगा और विशेषतया दूध देने वाले पशुओं और कृषि योग्य पशुओं के धन को रोकने और उनकी नस्ल की उन्नति का प्रयास करेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसा होना बहुत आवश्यक है। जब तक राज्य इस ओर ध्यान नहीं देगा तब तक कृषि की उन्नति होना असंभव ही है। इसीलिए राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक साइंटिफिक ढंग से विकसित करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ monuments, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को बिगाड़ने, नष्ट होने, हटाए जाने से संरक्षण करें। इनकी रक्षा के लिए संसद, पार्लियामेंट कानून बना सकती है और राज्य सरकार इन कानूनों का पालन करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना राष्ट्र का मुख्य कार्य है। ये स्मारक और स्थान हमारी महानता के प्रतीक हैं, हमारी अतीत की स्मृतियाँ हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनका एक दूसरे से पृथक होना आवश्यक है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार देयर इज नो लिबर्टी इफ द पावर फॉर जजिंग इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। जहाँ पर विधानसभा, विधानपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को पृथक कर रखने वाली नियंत्रण शक्ति नहीं होती, वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होती। अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। धन्यवाद।